Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 148. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 5वें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 148 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 148 पार्ट 5 के चैप्टर 4 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 4 बेसिकली द यूनियन जुडिशरी से रिलेटेड है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 148 टॉक अबाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। बेसिकली इसे शॉर्ट फॉर्म में सीएजी भी कहते हैं। सीएजी जो है, यूनियन के साथ साथ स्टेट्स की संपूर्ण फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब फाइनेंस सिस्टम से यहाँ पे क्या तात्पर्य है? फाइनेंस सिस्टम स्टेट या यूनियन मतलब केंद्र की तौर पर। अब केंद्र से कितना पैसा जा रहा है, कितना आ रहा है, या फिर स्टेट से कितना पैसा जा रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, क्या मोड है फाइनेंस का, तो इस सब का जो कंट्रोल है वो सीएजी के द्वारा रखा जाता है। आर्टिकल 148 क्लॉज फर्स्ट, दिस शैल बी अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया who shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal and shall only be removed from office in like manner and on the like grounds as a judge of the Supreme Court। भारत का एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा और उसे यानी सीएजी को उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। ये काफ़ी सिंपल है, इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है उसी तरीके से जो है सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी उसके पद से हटाया जाएगा। वो मैनर है हटाने का, रिमूव करने का। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा किसको? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। इतना ही लिखा है बस इसमें। आर्टिकल 148 क्लॉज सेकंड, एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया shall before he enters upon his office make and subscribe before the president or some person appointed in that behalf by him an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the third schedule। भारत का एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में अपॉइंट प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा अपॉइंट किसी व्यक्ति के समक्ष थर्ड शेड्यूल में इस पर्पस के लिए दिए गए फॉर्म के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। देखिए, आपको भी मालूम है, हम किसी भी पोजीशन पर जाते हैं तो एक टर्म एंड कंडीशन साइन करते हैं। इसी तरीके से संवैधानिक पद पर या फिर किसी सरकारी पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शपथ लेनी पड़ती है। तो वो शपथ जो है थर्ड शेड्यूल के तहत शपथ ली जाएगी और हस्ताक्षर किया जाएगा फॉर्म के ऊपर जो थर्ड शेड्यूल के तहत दिया गया है। किसके द्वारा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा। किसके समक्ष किया जाएगा ये साइन? ये राष्ट्रपति के द्वारा हो सकता है, उनके समक्ष किया जाए, या फिर राष्ट्रपति या किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो वो व्यक्ति हो सकता है। आर्टिकल 148 क्लॉज थर्ड, द सैलरी एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल shall be such as may be determined by parliament by law and until they are so determined shall be as specified in the second schedule, provided that neither the salary of a comptroller and auditor general nor his rights in respect of leave of absence, pension of age or age of retirement shall be varied to his disadvantage after his appointment। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सैलरी और सर्विस की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो पार्लियामेंट द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं और जब तक वे इस प्रकार निर्धारित नहीं की जाती हैं तब तक ऐसी होंगी जो सेकंड शेड्यूल में दिए गए हैं। परंतु सीएजी के सैलरी में
और लीव ऑफ एब्सेंस पेंशन या रिटायरमेंट के आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसके अपॉइंटमेंट के बाद उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब देखिए, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल यानी सीएजी की सैलरी वगैरह क्या होगी, सर्विस के कंडीशन क्या होंगे, तो यह सब जो डिसाइड किया जाएगा यह पार्लियामेंट द्वारा कानून के तहत निर्धारित किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए निर्धारित नहीं किया जाता है तो जो भी हमारे संविधान के सेकंड शेड्यूल में दिया गया है उसके तहत वह सैलरी और सर्विस के जो कंडीशंस हैं वो दिए जाएंगे। अब मान लीजिए कि सीएजी के सैलरी तो बात हो गई, लीव ऑफ एब्सेंस पेंशन, अब इसके आयु के संबंध में अब मान लीजिए, अब किसी भी संबंध में अब सैलरी डिसाइड कर दिया गया। अब मान लो कि आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, आपकी सैलरी बता दी कि भैया हम आपको 50,000 रुपये देंगे, आपका डिसाइड हो गया। अब वो वहाँ पे आप गए, 6 महीने बाद आपकी सैलरी 40,000 कर दी, तो 10,000 कम कर दी ना आपकी सैलरी। तो यह सब सीएजी के साथ कोई नहीं कर सकता, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के साथ ऐसा अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता, चाहे आयु के संबंध में या फिर किसी और अधिकार, सैलरी वगैरह, पेंशन वगैरह, लीव ऑफ एब्सेंस, छुट्टी से रिलेटेड कोई वर्क हो, मान लीजिए 10 छुट्टी दी थी अब 5 छुट्टी दे दी, इस तरीके का काम नहीं किया जाएगा। कुल मिला के कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हाँ, सैलरी बढ़ा जरूर सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। आर्टिकल 148 क्लॉज 4, The Comptroller and Auditor General shall not be eligible for further office either under the Government of India or under the Government of any state after he has ceased to hold his office. कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी अपने पद को छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे पद के लिए पात्र नहीं होगा। सिंपल शब्दों में ऐसा कहें तो कि अगर सीएजी ने एक बार अपने पद को छोड़ दिया, अपने सीएजी के पद को छोड़ दिया जिस व्यक्ति ने, तो वह व्यक्ति भारत सरकार के अंतर्गत या फिर किसी भी अन्य राज्य सरकार जो भारत के अंदर आता है, किसी भी पद का कोई पात्र नहीं हो, वो किसी पद पर नहीं बैठेगा। अब मान लीजिए भारत ये सीएजी का पद छोड़ दिया, अब वो ऐसा तो नहीं है कि किसी और चीज़ का पद हैंडल कर ले, कोई भी, चाहे राज्य सरकार में हो चाहे केंद्र सरकार में, कोई भी पद धारण नहीं करेगा सीएजी एक बार अपना पद छोड़ने के बाद। आर्टिकल 148 क्लॉज 5, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, the conditions of service of persons serving in the Indian Audit and Account Department and the administrative powers of the Comptroller and Auditor General shall be such as may be prescribed by the rules made by the President after consultation with the Comptroller and Auditor General. भारतीय संविधान के प्रोविजंस और पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन रहते हुए इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में सर्विस करने वाले व्यक्तियों के सर्विस के कंडीशंस और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऐसी होंगी जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से कंसल्टेशन करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। आप इसे बड़े ही सिंपल शब्दों में समझिए कि इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट में जो सर्विस करने वाले व्यक्ति हैं उनके सर्विस के कंडीशन कैसी होंगी, यह डिसाइड किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। किसके कंसल्टेशन के बाद? सीएजी के कंसल्टेशन के बाद, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के कंसल्टेशन के बाद। और दूसरी बात यहाँ पे और लिखी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो भी राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, लेकिन वो भी कंसल्टेशन के बाद। किससे? सीएजी से कंसल्टेशन के बाद। तो सीएजी यहाँ पे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बारे में कंसल्टेशन भी सीएजी ही दे रहा है, ये बड़ी अजीब सी बात है वैसे। और यह सब होगा संविधान के अंतर्गत रहते हुए, यानी संविधान के दायरे से बाहर जाकर जो है सर्विस के कंडीशन दे दिए कि भैया आप 24 घंटे काम करो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो संविधान और संविधान के प्रोविजंस के तहत रहकर ही यह होगा और पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून के अधीन रहते हुए होगा ये सब। आर्टिकल 148 क्लॉज 6, द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंक्लूडिंग ऑल सैलरीज, अलाउंसेस and pensions payable to or in respect of pensions
serving in that office shall be charged upon the Consolidated Fund of India. कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी के ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जिनके अंतर्गत उस ऑफिस के सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में दिए जाने वाले सभी सैलरी अलाउंसेस और पेंशन्स हैं वो भारत के कंसोलिडेटेड फंड से वसूले जाएंगे यानी उस पर चार्ज होंगे। देखिए यहाँ पर एक शब्द है चार्ज, मतलब चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे चार्ज का क्या मतलब होता है? चार्ज बेसिकली, अभी एक बात मानिए कि सैलरी वगैरह देनी है सीएजी को या फिर किसी और व्यक्ति को, सब इंडियन पार्लियामेंट में कोई विधायक हो सकता है, कोई मंत्री हो सकता है, कोई पीएम है, तो उनको क्या कहा जाता है? चार्ज एक्सपेंडिचर। क्योंकि उन ये तो हमें पहले से ही पता है ना कि ये सब देना है, सैलरी अलाउंसेस देना है, तो वो जॉब कर रहे हैं तो उन्हें तो देना ही होगा, तो वो से कहा जाता है चार्ज एक्सपेंडिचर। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.